नमस्कार, मैं जन्मता श्रीओम गौतम। अभी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है। युद्ध तो और भी चल रहा है, लेकिन एक युद्ध जो अभी पिछले 20-25 दिनों से शुरू हुआ है, ये ज़्यादा खतरनाक है और इससे दुनिया का ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि युद्ध तो शुरू किया था इजराइल ने, लेकिन उसके बाद अमेरिका उसमें आया और अमेरिका ने जिस तरीके की बातें उस युद्ध के शुरू होने के समय या उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते चले आ रहे थे, उसके बाद दुनिया को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ही इस पूरे विश्व का एकमात्र नियामक बन गया है या बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो ईरान वाला युद्ध है, इससे अमेरिका की जो पूरी की पूरी एक ताकत का भ्रम है, वो दुनिया के सामने उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हो रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया को इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक पुरानी 3 लाइन की हाइकू है कि हुआ जो युद्ध, रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। वही स्थिति होती हुई नजर आ रही है। इस युद्ध की विभीषिका से, आग से झुलसने से दुनिया का कोई भी देश नहीं बचा है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जो गैस और तेल की सप्लाई थी वो बाधित हुई है और उसकी वजह से इन चीजों के रेट भी बढ़ गए हैं। लेकिन अमेरिका के साथ तो समस्या और भी बड़ी है। इस युद्ध में अमेरिका का रोजाना $2 बिलियन का खर्चा हो रहा है। $2 बिलियन आप समझ लीजिए, करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ ईरान है जो इस युद्ध को झेल रहा है या दूसरी तरफ से लड़ रहा है। ईरान की टोटल जो उसका मिलिट्री एक्सपेंसेस है वो बड़ी मुश्किल से 20-25 बिलियन डॉलर का है। यानी जितना ईरान का जो टोटल पूरे साल का बजट है, उतना तो अमेरिका 10 दिन में गंवा चुका है। उसके बावजूद अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले उसका एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको नुकसान हुआ, उसे वहां से हटाना पड़ा। और उसके बाद में जो नई खबरें आई हैं कि अमेरिका का F-35 भी इस युद्ध में धराशायी हो गया है। अमेरिका ने अपने पूरे बेड़े को, जो पूरा का पूरा ये जो हॉर्मुज का इलाका है, जो फारस की खाड़ी है, उससे हटा लिया है, क्योंकि उसे डर है कि जिस तरीके से क्लस्टर बम ईरान चला रहा है उससे वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सारे अमेरिकी बेड़े अब अरब सागर से भी हट चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान उन्हें मिसाइल से उड़ा सकता है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल पे भी हमला कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ईरान का जो हमला है अमेरिकी ठिकानों पर ज्यादा हो रहा है। वो जो ज्यादातर सऊदी अरेबिया या फिर यूएई में जो अमेरिकी ठिकाने थे उन पर भी ईरान हमले कर रहा है। लेकिन उससे बड़ी समस्या अमेरिका के साथ ये है कि अमेरिका पर पिछले 5-6 साल से पहले से दबाव था कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, अमेरिका मंदी के दौर में जा सकता है, वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका के ऊपर अगर कर्जा देखा जाए तो उनकी जो टोटल जीडीपी है उसके 1.25 गुने से भी ज्यादा उनके ऊपर कर्जा है। उनका फिस्कल डिफिसिट भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपतियों की यह नीति रहती है कि वो दुनिया के हर देश में जाकर अपनी दादागिरी साबित करने की कोशिश करें और अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने की या फिर साबित करने की कोशिश करें। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किस तरीके से वहां सत्ता को अपने शिकंजे में लिया। वही हालत उन्होंने अफगानिस्तान में की थी, लेकिन अफगानिस्तान में उनका ज्यादा खेल चल नहीं पाया और वहां से उनको वापस जाना पड़ा। कनाडा में उन्होंने कोशिश की, ग्रीनलैंड में कोशिश की, हर जगह से कोशिश करने के बाद फिर उन्होंने ये दावे किए कि वो 2-4 दिन में ईरान को खत्म कर देंगे।
लेकिन यहां उनके साथ एक मजाक हो गया। हमारे यहां पहले से एक कहावत चला करती थी कि नंग बड़े परमेश्वर से, ऐसा जो कहा जाता था वो एक कहावत के पीछे एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और साहसपूर्ण वो है, लेकिन बाद में चलते चलते ये कहावत का दूसरा रूप हो गया। यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे आप बड़ी आसानी से जीत नहीं सकते हैं, चाहे आप खुदा ही क्यों न हो। इस कहावत का एक मतलब तो ये है। अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहता है, दूसरी तरफ ईरान है जहां पर ज्यादातर लोगों के पास में अच्छी रहने और खाने की सुविधाएं भी नहीं हैं। ईरान में अभी भी लोग गधों का इस्तेमाल करते हैं, गधों की सवारी करते हैं, गधों पे सामान भी ढोते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके पास ऐसे ऐसे विमान है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो नासा के द्वारा मंगल ग्रह तक जा चुका है और भी दूसरे अन्य ग्रहों पर उसकी पहुंच है। उसके बावजूद अगर अमेरिका ईरान के सामने हारता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस युद्ध को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान इस युद्ध का अमेरिका को ही हो रहा है। अमेरिका ने तमाम जो यूरोपियन देश थे, नेटो की कंट्रीज थी, उनसे मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने भी उस तरीके से मदद करने की हामी नहीं भरी है। उन्होंने सिर्फ हॉर्मुज की जो जलडमरू स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य जिसे कहा जाता है, उसमें सहायता करने की बात की है। उन्होंने इस बात के लिए सहायता देने के लिए स्वीकृति नहीं दी है कि वो ईरान को मिटाने में अमेरिका की मदद करेंगे। अब इस युद्ध का एक परिणाम तो साफ नजर आ रहा है कि इस युद्ध के खत्म होते होते अमेरिका का जो महाशक्ति वाला दावा है वो पूरी तरीके से खोखला साबित होने वाला है। क्योंकि अमेरिका हमारे देश की तरह से नहीं है। वहां के जो लोग हैं बहुत ज्यादा जागरूक हैं, वो अपने देश की सरकार से जवाबदेही मांगते हैं। जैसा कि टैरिफ के मामले में हुआ था कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पूरी दुनिया के देशों से आने वाले जो इंपोर्ट थे अमेरिका में, उन पर जो टैक्स बढ़ा दिए थे, उसके खिलाफ फैसला दे दिया था। उसी तरीके से अमेरिका की जनता इस युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप से जवाब तो जरूर मांगेगी और उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। साथ में अमेरिका को वो सब जो नुकसान, जो हजारों करोड़ डॉलर का जो नुकसान हो रहा है, 2 बिलियन डॉलर रोज का जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी जवाब मांगेगी। अब आप सोचिए कि अमेरिका से ईरान कितनी दूर है, उसके बावजूद केवल एक सनक की वजह से, केवल अपनी दादागिरी दिखाने की वजह से, केवल दुनिया पर हमारा कितना प्रभाव है ये दिखाने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ किया, जिस तरीके के दावे किए और जिस तरीके से बाद में वो अपनी बातों से पलटते नजर आए। पहले उन्होंने कहा कि वो भारत को रूस का तेल नहीं लेने देंगे, बाद में उन्होंने ही खुद कहा कि हम भारत को ये कहेंगे कि वो 1 महीने तक रूस का तेल खरीदे। इस युद्ध से रूस को सबसे ज्यादा फायदा भी हुआ है। उसके जो तेल टैंकर तमाम समुद्रों में घूम रहे थे, वो सब के सब तेल के टैंकर खाली हो गए हैं, उनके पैसे रूस को मिल गए हैं और दूसरे टैंकर भी उसके यहां से भर भर के पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर ईयू के तमाम अधिकारियों ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्लादिमीर पुतिन है उनको सबसे बड़ा जो विजेता बना दिया है इस युद्ध का। लेकिन युद्ध की जो विभीषिका है अभी शांत हो जाएगी, इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ये युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा अमेरिका उतना ही कमजोर होगा और ये दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। क्योंकि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो सब अपने आप में
एक अलग एंटिटी होते हैं, उसके बावजूद अगर कोई देश अपनी धौंस दिखाकर उनके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करे, उनके अंदरूनी जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, उन्हें तहस नहस करने की, बर्बाद करने की कोशिश करे, तो ये दुनिया के लिए सही नहीं है। क्योंकि दुनिया में सबको जीने का हक है और हर व्यक्ति अपनी संस्कृति के हिसाब से जीना चाहिए। ये भी पुराना नियम है और इतिहास ये बताता है कि दुनिया में जितनी महाशक्तियां हुई हैं उनके पतन इसी तरीके से हुए हैं। सबसे पहली जो महाशक्ति हुआ करती थी वो स्पेन की महाशक्ति थी। उसके बाद ब्रिटेन महाशक्ति बना, वो भी बर्बाद हो गया युद्ध की वजह से। रूस, सोवियत रूस एक महाशक्ति हुआ करता था, वो भी इसी तरीके से बर्बाद हुआ। और लेटेस्ट जो महाशक्ति के तौर पर एक देश बचा था यूएसए, अब वो भी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। ये जो तथ्य है ये गीता के उस नियम को दोबारा से सत्यापित करता है जिसमें कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी एक दिन निश्चित है, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कोई भी व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर यह दावा नहीं कर सकता कि वो जिंदगी भर उसी पर बैठा रहेगा। अगर वो ऊपर गया है और उसे पता है कि नीचे आना है तो शायद उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी, लेकिन अगर उसे ये भ्रम हो गया कि मैं चोटी पर ही हमेशा रहूंगा तो वो निश्चित तौर पर गिरेगा और गिरने के बाद वो बच नहीं पाएगा। आज ब्रिटेन की जो हालत हो गई है, सोवियत रूस विखंडित हो चुका है, स्पेन बहुत कमजोर हो चुका है, वही हालात अमेरिका के होने वाले हैं। अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, उसके बावजूद उनकी जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं, जो उनके जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वजह से अमेरिका में जो मंदी का दौर आने की आशंकाएं थी अब वो आता हुआ नजर आने लगा है। लेकिन अमेरिका में अगर मंदी आएगी तो पूरी दुनिया भी इससे प्रभावित होगी। उससे पहले जब ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लाने की बात की थी और भारत से तलखी की वजह भी यही थी कि भारत ने साफ कर दिया था कि हम डॉलर में एक्सचेंज करना कम करेंगे और जिन देशों से हम व्यापार करते हैं उनकी करेंसी में ही हम फॉरेन एक्सचेंज करेंगे या विदेश व्यापार करेंगे। अमेरिका इसी से तिलमिलाया हुआ था, जिसकी वजह से उसने भारत के ऊपर तमाम टैरिफ्स लगा दिए थे। भारत के जो सामान अमेरिका जाने थे उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, अगर सही शब्दों में इसको कहा जाए तो। और बाद में उसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति को यही डर था कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी इस्तेमाल करने लगेंगे, डॉलर का यूज खत्म हो जाएगा तो फिर डॉलर की कीमतें भी गिर जाएंगी। और डॉलर की कीमतें पिछले 50 सालों में कितनी गिर चुकी हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि डॉलर का जो डिवेल्युएशन हुआ है वो उसकी कीमत 98% गिर चुकी है, यानी कि वो अपनी जो पुरानी कीमत थी 49 गुना उससे कम हो चुका है। और अब इस युद्ध के बाद जो स्थितियां अमेरिका में पैदा होंगी वो डोनाल्ड ट्रंप की सनक को भी कम करेंगी। हो सकता है वो और ज्यादा चिढ़कर कुछ अलग कर दे, लेकिन अमेरिकी नागरिक इतने ज्यादा भोले वाले नहीं है जितने हमारे देश के हैं कि वो आराम से राहुल गांधी, केजरीवाल टाइप के नेताओं की बातों में आ जाएं और कुछ भी मान लें। अमेरिका की जवाबदेही अब उसके अपने लिए ही भारी पड़ने वाली है। उसे जो महाशक्ति होने का एक भ्रम था वो निश्चित तौर पर इस ईरान युद्ध के बाद टूट जाएगा। हालांकि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा
कितना इसकी वजह से नुकसान होगा, दुनिया को कितना कष्ट सहना पड़ेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस युद्ध का एक अच्छा परिणाम ये होगा कि अमेरिका की दादागिरी से दुनिया को राहत जरूर मिलेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए।